हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फ़ातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज़ एजुकेशन। आज हम 9वीं जमात का साइंस और टेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है आवाज़ का मुताला, सबक नंबर 12 इसे देखेंगे। इस सबक में हमें देखना है आवाज़ की लहरें, आवाज़ की रफ्तार, आवाज़ का इनेकास, इंसानी कान और समात, उसी तरीक़े से ज़ैर सूती आवाज़ और बाला सूती आवाज़। तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज़ तवानाई की एक किस्म है जो हमारे कानों में सुनने का एहसास पैदा करती है। आवाज़ क्या है? आवाज़ एक टाइप की एनर्जी है, एक तवानाई है जो क्या करती है, हमारे कानों में सुनने का एहसास पैदा करती है। ये आवाज़ तवानाई की लहरों की शक्ल में होती है, यानी कि आवाज़ जो है काय की शक्ल में होती है, लहरों की, मौज की, वेव्स की शक्ल में होती है। आवाज़ के लिए वास्ते का होना ज़रूरी होता है। वास्ता यानी कि मीडियम, जैसा कि हम क्या है आवाज़ को सुन सकते हैं क्योंकि हवा मौजूद होती है। इसका मतलब हमारे अतराफ़ में जो वास्ता है वो क्या है? हवा है। तो आवाज़ के लिए वास्ते का होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर इस तरीक़े से आपको अलीफ, बे और जीम शक्लें दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं। आवाज़ की लहरों की वजह से वास्ते में तकसीफ़ यानी ज़्यादा कसाफ़त वाला इलाक़ा और तलतीफ़ यानी कम कसाफ़त वाला इलाक़े की ज़ंजीर तैयार होती हैं। ऐसी लहरें जिसमें वास्ते के ज़र्रात के इर्तियाश की सिमत और लहर की हरकत की सिमत मुतवाज़ी हो, ऐसी लहरों को तूली लहरें कहते हैं। यानी क्या कहा जा रहा है हम शक्ल के ज़रिए समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तूली मौज और अर्ज़ी मौज, इस तरीक़े से दो मौजें आप लोगों को बताई गई हैं। तूली मौज को हम इंग्लिश में लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आवाज़ की मौज एक किस्म की तूली मौज है। तूली मौज किसे कहते हैं? ऐसी मौज जो तकसीफ़ और तलतीफ़ इस तरीक़े की जब ज़ंजीर बनेंगी तो हम इसे क्या कहते हैं? तूली मौज कहते हैं। अब तकसीफ़ यानी कि क्या? ज़्यादा कसाफ़त वाला इलाक़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ज़र्रात है वो क्या हो रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह आ गए हैं और जब उनकी भीड़ हो गई है, यहाँ पर दबाव क्या हो गया है? बढ़ गया है। ऐसे टाइम पे हम कहेंगे तकसीफ़। और जब वो दूर चले जाते हैं इसे हम क्या कहते हैं? तलतीफ़। फिर जब करीब आ जाते हैं तकसीफ़, फिर दूर चले जाते हैं तलतीफ़। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि तूली मौज जो होती है तकसीफ़ तलतीफ़ से बनी होती है। तकसीफ़ को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रेशन और तलतीफ़ को कहते हैं रेयरफेक्शन। तो इसलिए हमने लिखा है CR। तो इस तरीक़े से ये हो गई है तूली मौज यानी लॉन्जिट्यूडनल वेव। लेकिन जब हम अर्ज़ी मौज की बात करते हैं, अर्ज़ी मौज यानी कि ट्रांसवर्स वेव, जो नशेब और फ़राज से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऊपरी हिस्सा फ़राज कहलाता है और निचला हिस्सा जो है वो नशेब कहलाता है। तो अर्ज़ी मौज की मिसाल क्या है? रोशनी। जिस तरीक़े से आपने बिजली चमकती हुई देखी होगी, बिजली जो है वो कैसे चमकती है? बिल्कुल जैसे अर्ज़ी मौज यहाँ पे नज़र आ रही है ऐसे ही चमकती है। तो ऊपरी हिस्सा इसे हम क्रेस्ट कहते हैं और जो निचला हिस्सा है इसे हम ट्रफ कहते हैं। तो ये क्रेस्ट ट्रफ इस तरीक़े से बनी होती है। तो अभी आप लोगों को फ़र्क महसूस हो गया होगा। तूली मौज तकसीफ़ तलतीफ़ से बनी होती है, जबकि अर्ज़ी मौज नशेब और फ़राज से बनती है। तूली मौज कौन है? आवाज़ की मौज, ये तूली मौज है, जबकि रोशनी क्या है? अर्ज़ी मौज होती है। अब यहाँ पर जो दिखाया गया है कि उनकी तारीफ़, डेफिनेशन, ऐसी लहरें जिसमें वास्ते के ज़र्रात की इर्तियाश की सिमत और लहर की सिमत अगर मुतवाज़ी हो तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तूली लहरें कहते हैं। इसके बरखिलाफ़ अगर हम साकिन पानी में क्या करें? पत्थर डालें तो क्या होगा? पानी के ज़रात ऊपर नीचे इस तरीक़े से इर्तियाश करते हैं, यानी कि हरकत लहरों की इशाअत की सिमत में उमूदन होती है। जब उमूदन हो तो इन्हें अर्ज़ी लहरें कहेंगे और जब मुतवाज़ी हो तो इसे तूली लहरें कहेंगे। इस तरीक़े से यहाँ पे शक्ल है। तो आप लोगों को इसके बाद जो फिगर नंबर जीम दी गई है,
इसके अंदर ये तमाम चीज़ें देखनी है, तूले मौज, उसके बाद है ताअद्दुद यानी फ्रीक्वेंसी और दौर। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रांसवर्स वेव बताई गई है, यानी अर्जी मौज है। पानी की सतह पे अगर कभी हम क्या कर दे, पत्थर डाल दे, तो इस तरह की मौजें आपको नज़र आती हैं। आवाज़ की लहरों की तूले मौज को यूनानी हुर्फ लैम्बड़ा से जाहिर करते हैं। तो वेवलेंथ को कैसे जाहिर करेंगे, लैम्बड़ा। अब यहाँ पे लफ्ज़ ही देखिए आप, वेव लेंथ, वेव यानी मौज, लेंथ यानी लंबाई, यानी मौज की लंबाई, उसे हम तूले मौज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ यानी नशेब फराज, नशेब फराज इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, दो फराज के दरमियान या दो नशेब के दरमियान का फासला, मगर वो कैसे होने चाहिए, बिल तरतीब, एक के बाद एक, कॉन्सिक्वेटिव, एक के बाद एक। जो नशेब नशेब नज़र आ रहे हैं या फराज फराज नज़र आ रहे हैं, उनके दरमियान की जो लेंथ होंगी, जो लंबाई होंगी, वो क्या कहलाएंगी, तूले मौज। और तूले मौज को यूनानी हुर्फ लैम्बड़ा से जाहिर करते हैं। अलामत आप देखिए, लैम्बड़ा। जबकि ताअद्दुद यानी फ्रीक्वेंसी, इसे यूनानी हुर्फ न्यू से जाहिर करते हैं। तो जैसा कि उड़ता हुआ परिंदा हम बनाते हैं, उसे क्या है, न्यू, ऐसा आप बना सकते हैं। ताअद्दुद अब क्या है कि 1 सेकंड के अंदर वो मौज कितने चक्कर लगाएंगी, इसे हम क्या कहते हैं, ताअद्दुद। ताअद्दुद बना है कैसे, तादाद से। तो 1 सेकंड में मौज के ज़रिए लगाए गए चक्कर क्या कहलाते हैं, ताअद्दुद फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। और इर्तियाशी अर्ज को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी ए। तो यहाँ पे आप समझिए सिंपली, क्या इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होंगी, हाइट ऑफ द वेव, मौज की कितनी लंबाई है, उसकी हाइट कितनी है, इसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड यानी इर्तियाशी अर्ज। इसे ए से जाहिर करते हैं। वास्ते में एक मुकम्मल एहतजाज के लिए दरकार वक्त को आवाज़ की लहर का वक्फ़ा दौर यानी पीरियड कहते हैं और इसे टी से जाहिर करते हैं। यानी क्या कहा जा रहा है कि एक मुकम्मल चक्कर लगाने के लिए, एहतजाज के लिए मौज को जो भी वक्त लगेगा, इसे हम वक्फ़ा दौर यानी पीरियड कहते हैं। तो पीरियड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे हमें लैम्बड़ा तूले मौज समझ आ चुका है, ताअद्दुद यानी फ्रीक्वेंसी, इसी तरीके से एम्पलीट्यूड इसकी मैक्सिमम हाइट है, और एक मुकम्मल चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगेगा, इसे हम क्या कहते हैं, वक्फ़ा दौर यानी पीरियड कहते हैं, और इसे कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आवाज़ की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड या रफ्तार हम किसे कहते हैं, फासला बटे वक्त। पहले सबक में आप लोगों को हो चुका है कि फासला बटे वक्त ये क्या कहलाती है, रफ्तार, यानी इकाई वक्त में लहर। अब कौन सी लहर देख रहे हैं हम, तूली। और तूली मौज, तूली लहर काय से बनी हुई है, तकसीफ और तलतीफ से। तो किसी नुक्ते से तयशुदा फासले को आवाज़ की रफ्तार कहते हैं। तो रफ्तार मसावी फासला बटे वक्त। अब यहाँ पे हम रफ्तार की जगह पे रफ्तार लेंगे। अब कितना फासला तय करा है, तो तूले मौज के बराबर, और वक्त की जगह पे हम वक्फ़ा दौर लेंगे यानी पीरियड लेंगे। तो तूले मौज की अलामत होती है लैम्बड़ा, वक्फ़ा दौर की अलामत होती है कैपिटल टी। अब यहाँ पे बोर्ड राइटिंग पे आप देखिए कि v इज़ इक्वल्स टू लैम्बड़ा बाई टी। अब यहाँ पे क्या कीजिए, v इज़ इक्वल्स टू, लैम्बड़ा को थोड़ा साइड में हटा दिया तो वो हो गया है 1/t। v का v 1/t की जगह पे हम न्यू लिखते हैं, और लैम्बड़ा यहाँ पे न्यू यानी क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, ताअद्दुद, जो अभी हमने देख चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 2 फार्मूले हैं, v इज़ इक्वल्स टू लैम्बड़ा बाई टी एंड v इज़ इक्वल्स टू न्यू लैम्बड़ा। इसके बेसिस पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 1/t, टी यानी कौन है, दौर। जब हम दौर का क्या करेंगे, माकूस लेते हैं, तो वो कौन होता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि ताअद्दुद। तो याद रखना है, ताअद्दुद और दौर यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के माकूस होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसे लिखकर याद करें। इसके बाद यहाँ पर हमें मुख्तलिफ वास्तों में आवाज़ की रफ्तार दी गई है।
यकसा तबई हालत में दिए हुए वास्ते में तमाम ताअद्दुद की आवाज़ की रफ्तार तकरीबन एक जैसी होती है। यानी अगर तबई हालतें क्या है, वास्ते में ताअद्दुद की आवाज़ की रफ्तार एक जैसी है। जैसे ही हम ठोस, माए और गैस की बात करते हैं तो ठोस में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है, फिर माए में कम होती हैं और गैस में और कम हो जाती है। यानी ठोस वास्ते से अगर हम गैसी वास्ते तक जाएं तो बतदरीज आवाज़ क्या होती है, आवाज़ की रफ्तार कम होती है। उसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम किसी वास्ते का दर्जे हरारत बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो आवाज़ की रफ्तार भी बढ़ जाती है। इसके बाद जो आप लोगों को थोड़े लॉज हैं वो याद करने हैं। गैस में आवाज़ की रफ्तार। गैसी वास्ते में से गुजरते वक्त आवाज़ की लहरों की रफ्तार गैस की तबई हालत पर मुनस्सिर होती है। यानी कि अगर कोई गैसी वास्ता है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, कोई भी गैसी वास्ता है, इसमें से आवाज़ की लहरें क्या हो रही है, गुजर रही है, तो ये डिपेंड करेंगी गैस की तबई हालत पे। तबई हालत किसे कहते हैं? गैस का दर्जे हरारत, इसका दबाव या कसाफत और सालिमाती वज़न। तो चलिए देखते हैं दर्जे हरारत के साथ क्या रिलेशन है। आवाज़ की रफ्तार वास्ते के दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर, इसे हम टी से जाहिर करेंगे। टी के जज़रुल मुरब्बे के रास्त तनासुब में होती है, यानी वी रास्त तनासुब में है जज़र में टी के। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमने टी की जगह पे 4 रखा तो क्या हो जाएगा, जज़र में 4, जज़र में 4 यानी कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। यानी अगर हम दर्जे हरारत 4 गुना कर दें तो रफ्तार कितनी हो जाएंगी, दुगनी हो जाएंगी। इस तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर दर्जे हरारत को हम 9 गुना कर दें तो जज़र में टी की जगह पे जज़र में 9 रखें तो आंसर हो जाएगा जज़र में 9 यानी कि 3। तो दर्जे हरारत अगर 9 गुना कर दें तो रफ्तार 3 गुना हो जाती है। इसके बाद हम रफ्तार का कसाफत के साथ ताल्लुक़ देखेंगे। आवाज़ की रफ्तार वास्ते की कसाफत के जज़ुल मुरब्बे के बिल माकूस तनासुब में होती है। यानी वी माकूस तनासुब में है जज़र में रो, डेंसिटी की अलामत है कसाफत की, रो पढ़ा जाएगा। वास्ते की कसाफत के जज़ुल मुरब्बे के बिल माकूस तनासुब में है। यानी अगर हम रो की जगह पे 4 रखें तो क्या हो जाएगा, जज़र में 4 यानी 1 बटे जज़र में 4 यानी 1 बटे 2। तो ऐसे टाइम पर रफ्तार जो है वो 1 बटे 2 यानी कि निस्फ हो जाती है। तो आप अपने लेवल पे इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद है सालिमाती वज़न यानी मॉलिक्यूलर वेट। आवाज़ की रफ्तार वास्ते के सालिमाती वज़न के जज़ुल मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। सिमिलर जिस तरीके से कसाफत का रिलेशन है उसी तरीके से सालिमाती वज़न का भी रिलेशन है। तो ये तीनों लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। V is directly proportional to under root T, V is inversely proportional to under root rho and V is inversely proportional to under root M। नेक्स्ट हम देखेंगे हद समात, बाला सूती आवाज़ और ज़ैर सूती आवाज़ यानी ऑडिबल, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। इंसानी कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ताअद्दुद के दरमियान आवाज़ को सुन सकते हैं, इसलिए इसे समात की हद कहते हैं। इंसानी कान की हद कितनी है, 20 हर्ट्ज से तो 20,000 हर्ट्ज ताअद्दुद की आवाज़ें हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की भी नहीं सुन सकते हम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की भी नहीं सुन सकते। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, ज़ैर सूती आवाज़ यानी इंफ्रासोनिक साउंड। एग्जाम्पल क्या है, रखास के एहतजाज से पैदा शुदा आवाज़। रखास किसे कहते हैं हम, पेंडुलम को। घड़ी का जो पेंडुलम है उसकी एहतजाज हमें सुनाई नहीं दे सकती। घड़ी के कांटों की बात नहीं की जा रही है, घड़ी के पेंडुलम की बात की जा रही है। तो इससे जो एहतजाज पैदा होगा, जो आवाज़ पैदा होगी, इसे हम नहीं सुन सकते। ये इंफ्रासोनिक आवाज़ की मिसाल है। उसी तरीके से ज़लज़ले से पहले ज़मीन की सतह की इर्तियाश की आवाज़ जो है ये 20 हर्ट्ज से कम है, इसलिए ये क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड है। जबकि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं, ये आवाज़ को हम क्या कहेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा तवातिर वाली आवाज़ है तो इसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड यानी बाला सूती आवाज़ कहते हैं।
तो इंसान इंफ्रासोनिक भी नहीं सुन सकता और अल्ट्रासोनिक भी नहीं सुन सकता, सिर्फ वो ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के दरमियानी आवाज़ को ही सुन सकता है। फितरी तौर पर कुत्ता, चूहा, चिमगाडर, डॉल्फिन ये ऐसे हैवानात हैं जो ज़ैर सूती आवाज़ सुन सकते हैं, यानी ये इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं सुन सकता। इस सलाहियत की वजह से इन जानदारों को कुछ समई इशारे भी मिलते हैं जो हम समझ नहीं सकते। जैसा कि मिसाल अगर हम क्या है ज़लज़ले की ले लें, तो ज़लज़ले आने से पहले हम देखते हैं कि जानवर जो है सांप हो गया है अपने बिलों से निकल कर भागते हैं, उसी तरीके से जानवर एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें इंफ्रासोनिक साउंड ज़मीन के अंदर जो हलचल है वो महसूस होती है, लेकिन इंसान को नहीं हो सकती। 5 साल से कम उम्र के बच्चे, चंद जानवर और पर वाले पतंगे 25,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकते हैं। उसी तरीके से डॉल्फिन, चिमगाडर, चूहे ये जानदार जो है वो बाला सोती आवाज़ पैदा भी कर सकते हैं, यानी ये सुन तो सकते हैं उसी तरीके से आवाज़ निकाल सकते हैं, लेकिन कौन सी आवाज़ बाला सोती यानी अल्ट्रासोनिक साउंड ये निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तारीख के झरोके से। इसमें बताया गया है कि एक अतालवी साइंसदान था और उसने चिमगाडर पर एक क्या किया था, उस तहकीक की थी। चिमगाडर के हर एक उज़ू उसने कान के, नाक और आँख को बारी बारी क्या किया था, बंद किया था। सबसे पहले इसने इसके कान बंद किया, आँख बंद किया, नाक बंद किया और इनको बंद करने के बाद इसे एक बंद कमरे में क्या है उड़ने के लिए छोड़ दिया। तो जब चिमगाडर के आँखों को उसने क्या किया था, बंद कर दिया था, तो चिमगाडर बेखौफ क्या कर रही थी, उड़ रही थी। फिर इसने क्या किया, चिमगाडर के कानों को बंद कर दिया। चिमगाडर के कान बंद करते ही चिमगाडर तेजी से इधर उधर क्या है टकराने लगी, जबकि उसकी आंखें क्या थी, खुली थी। आंखें खुली होने के बावजूद वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो इस पर से ये साइंसदान ने क्या किया है, पता लगाया है कि चिमगाडर जब बेखौफ और भरोसामंद जो रात में क्या करती है, इधर उधर फिरती हैं, इसके परवास की सलाहियत का राज इसकी आँखों में नहीं है बल्कि इसके कानों में है। तो होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे आप शक्ल में देख सकते हैं, चिमगाडर ये बाला सोती आवाज़ मुंह से निकालती है, यानी ये अल्ट्रासोनिक साउंड क्या करती है, निकालती है। ये साउंड सामने वाली सतह से जाकर क्या होता है, टकराता है और टकरा कर ये साउंड वापस मुनक्किस होकर आता है। आने के बाद ये कान से क्या है, सुनती है और इस तरीके से उसे पता चल जाता है कि सामने वाली शय की नोयत क्या है, सामने जो चीज़ है, जो ऑब्स्टेकल, जो रुकावट है, उसकी नोयत क्या है, इसका फासला मुझसे कितनी दूर है। इस तरीके से चिमगाडर को अंधेरे में भी क्या है, बिल्कुल सही इल्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड के इस्तेमालात। बाला सोती आवाज़ जो 20 हर्ट्ज से क्या है, 20,000 हर्ट्ज से क्या है, ज़्यादा आवाज़ है। तो देखिए इसके इस्तेमालात। एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ के दरमियान राब्ता कायम करने के लिए बाला सोती आवाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से प्लास्टिक की सतहों की वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूध जैसे माएँ ज़्यादा दिनों तक अच्छा रखने के लिए इनमें मौजूद बैक्टीरिया को फना करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करते हैं। दिल की धड़कन तो हमें पता है, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, तो यहाँ पर भी क्या है, हम बाला सोती आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी, आगे हम सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी को डिटेल में देखेंगे। बाला सोती आवाज़ से इंसानी जिस्म के अंदरूनी आज़ा का अक्स हासिल किया जा सकता है। उसी तरीके से फैक्ट्रीज़ में, सनतों में क्या है, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं या कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हाथ आसानी से नहीं जा सकता, ऐसे आलात के हिस्सों की सफाई के लिए भी बाला सोती आवाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद धाती ब्लॉक में मौजूद दरार और शिगाफ मालूम करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसके इस्तेमालात लिखें और याद करें। नेक्स्ट हम देखेंगे आवाज़ का इनेकास, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बिल्कुल एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, मुनासिब लंबाई के 2 पाइप लेने हैं और इनके दरमियान में जो है बराबर एंगल θ1 θ2 यानी ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया मुनक्किसा जो है, इनकी पैमाइश करके एंगल सेम रखने हैं। ये दोनों पाइप को दीवार के करीब टेबल पर तरतीब देना है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है।
एक पाइप के सिरे पर, खुले सिरे पर आपको घड़ी रखनी है और दूसरे सिरे से जो पाइप है वहाँ से आपने कान लगाना है, सुनने की कोशिश करना है। तो क्या होगा, अगर दोनों पाइप के दरमियान का जाविया अगर क्या है, सेम है, यानी कि अगर समझो θ1 हम 45 डिग्री ले और θ2 भी क्या ले, 45 ले, तो बिल्कुल आवाज़ हमें साफ सुनाई देंगी। तो इस तजुर्बे से हमें क्या मालूम हुआ है कि जिस तरीक़े से नूर की शुआओं का इनेकास होता है, इसी तरीक़े से आवाज़ की लहरें भी ठोस और माए सतह से मुनक्किस होती है। यानी जिस तरीक़े से रोशनी इनेकास के क़ानून पर अमल करती है, आवाज़ का भी क्या होता है, इनेकास होता है। और जो ज़ाविये वक़ू, ज़ाविये मुनक्किसा और उमूद एक ही मुस्तवी में होते हैं। इसके बाद आवाज़ की उम्दा मुनक्किसा सतह और नाक़िस मुनक्किसा सतह। उम्दा यानी कि बेहतर जिसे कहते हैं हम, और नाक़िस यानी जो ख़राब है। एक सतह से आवाज़ का इनेकास होते वक्त आवाज़ इनेकास की मिक़दार कितनी है, इस बिना पर आवाज़ की उम्दा मुनक्किसा सतह और नाक़िस मुनक्किसा सतह में दर्जा बंदी की जाती है। यानी कि अगर हम कोई आवाज़ को क्या कर रहे हैं, किसी सरफेस पर डाल रहे हैं और वापस मुनक्किस होकर हमारे पास जूं के तू हमें आ रही है, इसका मतलब कि सामने वाली जो सतह है वो उम्दा है। और अगर आवाज़ जो हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन वो अच्छे से वापस पलट कर नहीं आ रही है, इसका मतलब कि जो सामने वाली सतह है वो नाक़िस है, बेहतर नहीं है। ठोस और हमवार सतह पर आवाज़ का इनेकास वाज़ेह होता है। अगर सरफेस कैसा हो, सॉलिड हो, ठोस हो, हमवार है, प्लेन है, तो क्या होगा, आवाज़ का इनेकास वाज़ेह होगा। जबकि कपड़े, कागज़, चटाई, पर्दे, फर्नीचर, इनमें इनेकास ना होते हुए आवाज़ क्या हो जाती है, जज़्ब हो जाती है। इसलिए इन्हें नाक़िस मुनक्किसा सतह कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सदाए बाज़गश्त यानी इको। आपने किसी पुरफ़िज़ा मुक़ाम की सैर की है, वहाँ मुक़ाम सदाए बाज़गश्त से अगर आप आवाज़ लगाएं तो आपको वही आवाज़ कुछ ही देर बाद दोबारा सुनाई देती है। ये आवाज़ सदाए बाज़गश्त है। यानी किसी सतह से असल आवाज़ का मुनक्किस होकर दोबारा सुनाई देना, इसे हम सदाए बाज़गश्त कहते हैं। सदाए बाज़गश्त सुनने के लिए 22 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत पर आवाज़ के मंबे और मुनक्किसा सतह के दरमियान कम से कम कितने मीटर का फासला होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे फासले को हम किस तरीके से निकालते हैं। तो हमें पता है 22 डिग्री दर्जे हरारत पर आवाज़ की रफ्तार क्या है, 344 मीटर पर सेकंड है। और आवाज़ का एहसास हमारे दिमाग में तकरीबन 0.1 सेकंड तक कायम रहता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ज़ाब्ता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फासला मालूम कर सकते हैं कि आवाज़ पैदा करने वाले मंबे और मुनक्किस करने वाली सतह के दरमियान फ़ासला कितना होना चाहिए। तो जैसे कि रफ्तार का फार्मूला है फ़ासला बटे वक्त, तो फासले का फार्मूला होगा रफ्तार ज़रब वक्त। रफ्तार कितनी है, 344, वक्त है 0.1। 344 को 0.1 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया है 34.4 मीटर। यानी सदाए बाज़गश्त सुनने के लिए आवाज़ के मंबे और रुकावट के दरमियान कम से कम जितना फ़ासला है उसका निस्फ़ होना चाहिए। 34.4 का निस्फ़ कितना हो जाएगा, 17.2 मीटर। तो आप याद रखिए कि कम से कम जो फ़ासला है वो होना चाहिए 17.2 मीटर। इसके बाद यहाँ पे इलाक़ाई साइंस। बीजापुर का गोल गुंबद हमेशा और कई बार सुनाई देने वाली सदाए बाज़गश्त की बेहतरीन मिसाल है। तो गोल गुंबद जो है, अगर आप लोग वहाँ पर गए होंगे तो वो सदाए बाज़गश्त की एक बेहतरीन मिसाल है। और चलिए हम भी थोड़ी सैर कर लेते हैं बीजापुर के गोल गुंबद की।
इसके बाद हमें देखना है गूंज। गूंज यानी रिवर्बरेशन, और अभी जो पिछला हमने देखा था वो सदाई बाज़गश्त, इको, दोनों में क्या है फ़र्क है। एक बंद या हाल ही में तामीर शुदा बंद घर में आप कुछ दोस्तों के साथ जाइए। घर में दाखिल होने के बाद दोस्तों से बातचीत कीजिए, आप क्या महसूस करते हैं, रिकॉर्ड कीजिए। या घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके म्यूज़िक सिस्टम शुरू कीजिए। म्यूज़िक सिस्टम की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, आप क्या महसूस करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सदाए बाज़गश्त नहीं है, बल्कि क्या है, गूंज है। आवाज़ की लहरें दीवारों से बार बार मुनक्किस होकर एक दूसरे से मिलती हैं, जिससे मुसलसल आवाज़ का एहसास होने लगता है। इसी तसलसल के असर की वजह से गूंज पैदा होती है। एक के बाद दिगरे आने वाली इस आवाज़ के सिग्नल के दरमियान का वक्फा कम हो जाता है और ये मुनक्किस शुदा आवाज़ें मदाखलत करके एक दूसरे में खलत मलत होती हैं, जिससे कमरे में आवाज़ की शिद्दत पैदा होती है। इसी वजह से आवाज़ की पिच वाज़ेह तौर पर सुनाई नहीं देंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर एक ऑडिटोरियम है और अगर ये ऑडिटोरियम अवामी हॉल के अंदर क्या है कि रिवर्बरेशन हो रहा है, जैसा कि ग्लोकार क्या कर रहा है, सिंगर है, उन्हें गा रहा है, तो ये आवाज़ें क्या हो जाएंगी, तमाम इसके दीवारों से मुनक्किस हो जाएंगी और फिर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगी, एक दूसरे मदाखलत करेंगी और कमरे में उसकी शिद्दत जो है वो हॉल में क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी और इस तरीक़े से वो गूंज जो है वहाँ पर सुनाई देंगी। इसके बाद हम देखेंगे सोनार के बारे में। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बाला सूती लहरों के इस्तेमाल से ज़ेरे आब अशिया का फासला, सिमत और रफ्तार मालूम करते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करके हम पानी के अंदर जो भी अशिया है उसका फासला, सिमत और रफ्तार मालूम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये एक जहाज़ है। जहाज़ के अंदर आला तरसील और काबिला मौजूद है और ये दोनों आले जो है वो कश्ती पर यानी जहाज़ पर नस्ब होते हैं। आला तरसील क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है। ये जो लहरें रहेंगी ये खारिज होती हैं, ये लहरें पानी में सफ़र करती हैं और समंदर की तह में मौजूद शय से टकराकर क्या होती है, मुनक्किस होकर वापस लौटती है, जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो काबिला है ये क्या करता है, इसे लेता है, रिसीव करता है। सोनार इन मुनक्किसा लहरों को कबूल करके इन बाला सूती लहरों को बरक़ी सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इसका तज्ज़िया होता है और पता चलता है कि नीचे कोई शय मौजूद है, कोई चट्टान है, पहाड़ है, बर्फ़ के तोदे हैं, जो भी नीचे मौजूद है उसके हमें बारे में पता चलेगा। आवाज़ की बाला सूती लहरों की तरसील और वापस हासिल होने के लिए दरकार वक्त का वक्फा नोट किया जाता है। यानी अगर हमने जो साउंड भेजा था अगर वो 5 मिनट क्या हुआ है जाने के लिए उसे लगा है, तो आने के लिए अगर क्या है उसे 10 मिनट लगते हैं। इसका मतलब कि टाइम में क्या हो गया है, डिफरेंस आ गया है। तो इस तरीके से पानी में आवाज़ की रफ्तार और नोट किए हुए दरकार वक्त की बिना पर हम क्या है शय का फासला मालूम कर सकते हैं जो आवाज़ को मुनक्किस करती हैं। सोनार टेक्निक का इस्तेमाल समंदर की गहराई मालूम करने के लिए करते हैं। उसी तरीके से ज़ेरे आब पहाड़ों, वादियों, आबदोज़ कश्तियाँ, बर्फ़ के तोदे, डूबी कश्तियों या जहाज़ों का पता लगाने के लिए भी सोनार सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक है जो अल्ट्रासोनिक साउंड पर डिपेंड होती है वो है सोनोग्राफी। आप लोग इससे वाकिफ़ हैं। सोनोग्राफी मशीन यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है। सोनोग्राफी मशीन में बाला सूती आवाज़ की लहरों का इस्तेमाल करके जिस्म के अंदरूनी आज़ा का अक्स हासिल किया जाता है। उसी तरीके से जिस्म में अगर अंदरूनी हिस्सों में सूजन है, जरासीम का इन्फेक्शन है या कोई दर्द है तो इन तमाम वजूहात का पताया लगा जा सकता है। दिल की हालत, क़ल्बी हमले के बाद दिल क्या, क़ल्बी हमला यानी कि हार्ट अटैक, इसके बाद दिल की क्या हालत है। उसी तरह हामिला औरतों के हमल में होने वाली अफजाइश देखने के लिए भी इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है।
यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल है तो फिटल डेवलपमेंट किस तरीके से है ये भी देखा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टेक्निक का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। इस मशीन में एक छोटा सा तफ्तीशी आला है और ख़ास सयाल का इस्तेमाल किया जाता है। तफ्तीशी आला और जिल्द के दरमियान राब्ता अच्छी तरह से हो और बालासूती आवाज़ की लहरें मुकम्मल सलाहियत के साथ इस्तेमाल हो, इसके लिए सयाल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है कि जो भी पेशेंट है, अगर सपोज उसको क्या है किडनी स्टोन वगैरह हो गया है, तो वो एरिए पर क्या है एक सयाल, एक टाइप का लिक्विड लगाया जाता है और इस पर वो एरिए पर तफ्तीशी आला इस तरीके से फिराया जाएगा। इसके बाद जो साउंड वहाँ से प्रोड्यूस होंगे वो उन साउंड की ताद्दुद जो आवाज़ है वहाँ पे दाखिल की जाएंगी और इसके बाद वो आवाज़ पलट कर आएंगी, यानी मुनक्किस शुदा आवाज़ है। और दोबारा तफ्तीशी आला जो है इसे क्या करेगा, यकजा करेगा, एक जगह लेगा और यह मुनक्किस शुदा आवाज़ जो है वो कंप्यूटर जिस्म के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर निकालता है। ये टेक्नोलॉजी दर्द से आरी, यानी बिल्कुल यहाँ पे कोई भी दर्द महसूस नहीं होता और बिल्कुल सही तशख़ीस क्या है इससे होती है। इसलिए आजकल तिब्बी साइंस में, मेडिकल फील्ड में सोनोग्राफी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जैसा कि हमने देखा है कि सोनोग्राफी टेक्निक का यूज़ करके जो है वो फिटस की, यानी कि जो बच्चा जो है वो क्या है उसकी डेवलपमेंट मालूम की जाती है। पैदाइश से पहले अगर उसकी डेवलपमेंट सही है या उसके अंदर कोई नुक्स है, ये तमाम चीज़ें सोनोग्राफी से क्या है पता चलती है। लेकिन हमें पता है कि साइंस के ज़रिए टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ इंसान की तरक्की में अहम वजह साबित हुआ है। इसके बावजूद टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल के ख़राब असरात भी इंसानी ज़िंदगी पर मुरतब हुए हैं। सोनोग्राफी की मदद से पैदा होने वाला बच्चा कैसा है और इसकी नशोनुमा कैसी है ये मालूम किया जाता है, लेकिन इसकी मदद से बेटा या बेटी यानी कि जो जिनसी इम्तियाज़ है, जो क्या है मालूम करते हैं कि लड़का है लड़की है, तो उसी तरीक़े से अगर लड़की हो तो उसे क्या है शिक्म मादर में क्या किया जाता था, ख़त्म कर देते थे। इस तरीक़े से मामलात बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे और ये टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए आजकल ये टेक्निक में जो है जिन्स मालूम हम नहीं कर सकते। तो वो जो क़ानून लगाया गया है उसका नाम है PNDT एक्ट। PNDT प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि पैदाइश से पहले जिन्स जो है वो डॉक्टर अब नहीं बता सकते। तो यहाँ पे हमेशा याद रखें, बेटी बचाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट, इंसानी कान, ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर इंसानी कान जिस्म का एक अहम हिस्सी उज़ू है। कान से हम आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ की लहरें जैसे ही हमारे कान पर पड़ती है तो कान के पर्दे में क्या है इर्तियाश होता है और ये इर्तियाश बरक़ी इशारों में तब्दील होता है। समई आसाब के ज़रिए ये इशारे दिमाग तक पहुँचाए जाते हैं। तो यहाँ पर कान के 3 हिस्से हमें नज़र आ रहे हैं। तो देख लेते हैं कान के 3 हिस्से, बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान। तो सबसे पहले शक्ल में देखिए बैरूनी कान। कान का बैरूनी हिस्सा आवाज़ की लहरों को जमा करता है। बैरूनी कान में देखेंगे हम आवाज़ की लहरों को जमा कर रहा है। कान की नाली के ज़रिए ये कान के पर्दे तक पहुंचाया जाता है। यहाँ से ये दरमियानी कान तक पहुँचता है और पेचदार बनावट की वजह से कान तक पहुँचने वाली आवाज़ खीफ नुमा हिस्से के ज़रिए दरमियानी कान तक पहुँचती है। अब यहाँ पे देखिए बैरूनी कान है, दरमियान में कान की नाली, जहाँ पे हम क्या है बड्स डालते हैं, कान को साफ़ करते हैं, वो क्या है कान की नाली है। उसके बाद है तबली ख़हफ़ा, इसके बाद है कान का पर्दा या जिसे तिबली झिल्ली भी कहते हैं। तो ये पूरा हमें बैरूनी कान के बारे में बताया गया है। इसके बाद है आपको दरमियानी कान नज़र आ रहा है और उसी तरीक़े से 3 हड्डियों की जंजीर, निसफ दायरा नुमा नली, रिकाब, सदफ गोश, अंदरूनी कान और स्टिशियन ट्यूब नज़र आ रहा है।
इसके बाद हम देखेंगे दरमियानी कान, मिडल ईयर। कान का पर्दा एक पतली झिल्ली है। जब आवाज़ का तकसीफ वास्ता कान के पर्दे तक पहुंचता है तो कान के पर्दे की झिल्ली पर बैरूनी दबाव बढ़ता है और उसे अंदर की तरफ ढकेलता है। इसी तरह जब इस पर तलतीफ़ पहुंचती है तो कान का पर्दा बाहर की तरफ ढकेला जाता है और इस तरह आवाज़ की लहरों की वजह से कान का पर्दा मुर्तइश होता है। अंदरूनी कान यानी इनर ईयर। समई असब कान के अंदरूनी हिस्से को दिमाग से जोड़ता है। घूंगे के खौल की तरह एक पेचदार खाना यानी स्पाइरल चैम्बर के अंदरूनी हिस्से तक होता है जिसे कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया में कान के पर्दे से मौसिल इर्तियाश को असबी रेशों के ज़रिए बरक़ी इशारों में तब्दील करके इन्हें दिमाग तक रवाना किया जाता है, फिर दिमाग इनका तज्ज़िया करते हैं। तो चलिए इंसानी कान का पूरा हम किस तरीक़े से इसका मैकेनिज़्म है, इसे हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो इससे पहले एक बात हमेशा जहन में रखें, कान अहम हिस्सी उज़ू होने की वजह से कान साफ़ करते वक्त तीली नोकदार शय का इस्तेमाल मत कीजिए, यानी कोई भी नोकीली शय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसी तरीक़े से एयरफोन, हेडफोन की वजह से जो मदद से जो ऊंची आवाज़ में गाने सुनते हैं वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। इसकी वजह से कान के पर्दे को भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर कान का जो मैकेनिज़्म है वो देखेंगे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अल्फैज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ हियरिंग। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंसानी कान के बारे में बताया गया है। इंसानी कान हमारे एक हिस्सी उज़ू होता है जो हमारे जिस्म के बैलेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे जब आवाज़ है, इर्तियाश है, जैसे ही आवाज़ हमारे कानों में पहुँच रही है, ये है बैरूनी कान जिसे ईयर पिन्ना कहते हैं। फिर वो ऑडिटरी कैनाल के ज़रिए पहुंच रही है ईयर ड्रम। यहाँ पे ड्रम के हिलने से यहाँ पर तीनों हड्डियाँ जो है मिलियस, इंकस और स्टेप्स, इनमें इर्तियाश पैदा हो रहा है और इसके बाद ये आवाज़ जो है देख सकते हैं यहाँ पे घोंगे की शक्ल में आप लोगों को कॉक्लिया नज़र आ रहा है। इस तरीक़े से यहाँ पर आवाज़ पहुँच रही है। उसके बाद ये तमाम इसके अंदर जो है इर्तियाश नज़र आ रहा है और ये पूरा मौज दिमाग तक पहुँच रही है। इस तरीक़े से यहाँ पर हम ह्यूमन ईयर की वर्किंग देखे हैं।